74वां संविधान संशोधन अधिनियम। प्रमुख विशेषताएं। इस टॉपिक के साथ मैं डॉक्टर यादव सिंह, सहायक आचार्य लोक प्रशासन, आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज की क्लास में हम 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में दो प्रकार की स्थानीय संस्थाएं पाई जाती हैं, ग्रामीण स्थानीय संस्थाएं और नगरीय स्थानीय संस्थाएं। ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए, उन्हें संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रयास किए गए थे। उसी प्रकार नगरीय स्थानीय संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए, उन्हें संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रयास किए गए हैं। भारतीय संसद ने इसे 1992 में पारित किया और यह अधिनियम जून 1993 से प्रवर्तित हो गया, प्रचलन में आ गया। इस अधिनियम के माध्यम से संविधान में एक भाग 9A जोड़ा गया है, जिसका नाम है द म्युनिसिपैलिटीज, अर्थात नगर पालिकाएँ। और इस भाग के माध्यम से देश में नगरीय निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की जो विशेषताएं हैं, इसके प्रमुख लक्षण हैं, वो निम्न प्रकार हैं। इस अधिनियम के माध्यम से पूरे देश में नगरीय निकायों को 3 प्रकार के निकायों में बांटा गया है, जिनमें प्रथम प्रकार के जो नगरीय निकाय हैं, निम्नतर स्तर के, जो सबसे छोटे स्तर के हैं, वो नगर पंचायत के नाम से जाने जाते हैं। कहीं कहीं इनको नगर पालिकाएँ भी बोलते हैं। ये ऐसे क्षेत्रों में गठित किए गए हैं जो ग्राम से नगर बनने की संक्रमणकालीन प्रक्रिया में हैं, अर्थात ऐसे क्षेत्र जो ना तो शहरी कहे जा सकते हैं, ना वो ग्रामीण कहे जा सकते हैं, वो ग्राम से नगर बनने की प्रक्रिया में हैं। कस्बे प्रकार के शहरी क्षेत्र हैं, उनमें नगर पंचायतों का गठन किया जाएगा या किया गया है। दूसरे प्रकार के जो नगरीय संस्थाएं हैं, उन्हें नगर परिषद के नाम से जाना जाता है और मध्य स्तरीय नगरों में इनका गठन किया गया है। तीसरे प्रकार की नगरीय स्थानीय संस्थाएं नगर निगम के नाम से जानी जाती हैं। ये नगरीय निकायों में शीर्षस्थ संस्थाएं हैं और बड़े शहरों, नगरों में, महानगरों में इनका गठन किया जाता है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य के राज्यपाल किसी औद्योगिक क्षेत्र को उपयुक्त प्रकार के निकाय के गठन से मुक्त कर सकते हैं। अगर राज्य के राज्यपाल चाहें तो वो किसी क्षेत्र को मुक्त कर सकते हैं कि वहाँ इनमें से किसी भी प्रकार की नगरीय स्थानीय संस्था गठित ना की जाए। इस प्रकार अधिनियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ग्राम से नगर बनने की जो संक्रमणकालीन प्रक्रिया है, छोटे नगर और बड़े नगर की जो परिभाषा है, उनमें जनसंख्या, जनघनत्व और वहाँ के रहने वाले व्यक्तियों की आय आदि के बारे में स्पष्टीकरण राज्य के राज्यपाल द्वारा ही किया जाएगा। नगरीय निकायों का गठन का से संबंधित जो ये अधिनियम है, ये व्यवस्था करता है कि राज्यों में गठित किए जाने वाले प्रत्येक नगरीय निकाय में स्थानों की पूर्ति उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनावों से होगी। अर्थात नगरीय निकायों के जो प्रतिनिधि हैं, जो चुनकर आएंगे जनता के द्वारा, वो प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने जाएंगे, ना कि वो मनोनीत होंगे। उनका मनोनयन नहीं होगा, वो निर्वाचित होंगे। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों को वार्ड में विभाजित किया जाएगा और इन वार्डों से प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि नगर निकाय के लिए चुने जाएंगे। अर्थात जो नगरीय क्षेत्र है उसको पहले वार्डों में विभक्त किया जाएगा और प्रत्येक वार्ड से मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे और वो नगरीय निकायों में भाग लेंगे। जो कार्यवाही है नगरीय निकायों की,
अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि राज्य का विधानमंडल अधिनियम बनाकर नगरीय निकायों को निम्नांकित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्था कर सकता है। अर्थात ये जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ये ऐसी शक्ति प्रदान करता है राज्य विधानमंडल को कि राज्य विधानमंडल अधिनियम बनाकर उसमें अनुसूचित जाति, ये जो दोबारा सुने, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम राज्य विधानमंडल को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि वो नगरीय निकायों में कुछ वर्गों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर सकता है। जैसे नगरीय प्रशासन का विशिष्ट ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति, या लोकसभा और राज्य की विधानसभा में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि, नगर निकाय क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत राज्यसभा या राज्य विधान परिषद के सदस्यों के लिए भी प्रावधान किया जा सकता है। संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 243(s) और उसकी उपधारा 5 के अंतर्गत जो समितियां गठित की जाती हैं, उनके अध्यक्षों के लिए भी प्रावधान किया जा सकता है। अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि नगरीय प्रशासन के लिए जो विशिष्ट ज्ञान रखते हैं, अनुभव रखते हैं वो व्यक्ति, उनको नगरीय निकायों से संयोजित किया जा सकता है। वो नगरीय निकायों की जो परिषद होती है, काउंसिल होती है, उसकी बैठक में भाग ले सकते हैं। हाँ, उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। वार्ड समितियों का गठन। संविधान संशोधन अधिनियम प्रावधान करता है कि जिन शहरी क्षेत्रों की आबादी 3 लाख या इससे अधिक हो, वहाँ के नगरीय निकाय में एक वार्ड या एक से अधिक वार्डों के लिए वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। और इस प्रकार जो वार्ड समिति गठित की जाएगी, उसकी क्या शक्तियाँ होंगी, उन शक्तियों का प्रावधान राज्य विधानमंडल करेगा। राज्य विधानमंडल यह भी निश्चय करेगा कि वार्ड समितियों का गठन, उनका क्षेत्राधिकार, उनके गठन की प्रक्रिया क्या होगी। वार्ड समितियों के क्षेत्राधिकार में आने वाले जितने भी वार्ड सदस्य हैं, उस समिति के सदस्य होते हैं। संविधान द्वारा नगरीय निकायों में पर्याप्त इन वार्ड समितियों के अतिरिक्त भी राज्य विधानमंडल के अधिनियम के माध्यम से अन्य समितियों का गठन किया जाना संभव हो सकेगा। अर्थात वार्ड समितियों के अलावा भी राज्य विधानमंडल के आदेश पर अन्य प्रकार की समितियां भी गठित की जा सकती हैं। सीटों का आरक्षण। संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक नगरीय निकाय या नगर पालिका में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र में सीटों का यह आरक्षण उस नगर निकाय के क्षेत्र में इन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा आरक्षित की गई सीटों का बारी बारी से आवंटन किया जाएगा। अर्थात उस नगरीय निकाय क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की आबादी का कुल जनसंख्या के साथ जो अनुपात होगा, उसी अनुपात में इन वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी और ये आरक्षित सीटें बारी बारी से उस नगरीय निकाय क्षेत्र में रोटेट की जाएंगी, चक्रित की जाएंगी। यानी प्रत्येक बार आरक्षित नहीं रहेगा, आरक्षण का क्रम वार्ड वाइज बदलता रहेगा। उपर्युक्त रीति से इन वर्गों के लिए आरक्षित की गई कुल सीटों के 1/3 स्थान इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यानी जो सीटें, ये जो आरक्षण की व्यवस्था है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, इन आरक्षित सीटों में से 1/3 स्थान इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसी प्रकार नगर निकाय के क्षेत्र की प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाने वाली कुल सीटों के कम से कम 1/3 स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सहित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और ये स्थान भी बारी बारी से नगरीय निकाय के क्षेत्र में आवंटित किए जाएंगे। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि नगरीय निकाय क्षेत्र में मान लो 15 सीटें हैं, तो 15 में से 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, 1/3 सीटें।
इन 1/3 सीटों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, सभी वर्गों की महिलाएं शामिल होंगी। यानी कुल आरक्षित पदों के 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। और ये आरक्षित स्थान हर बार रोटेट किए जाते रहेंगे, आवर्तित किए जाते रहेंगे। एक ही सीट को आरक्षित नहीं रखा जाएगा, हर बार आरक्षित सीट बदलती रहेगी, लेकिन संख्या नहीं बदलेगी। संख्या 1/3 से कम नहीं हो सकती। अधिनियम यह भी व्यवस्था करता है कि नगर निकायों में अध्यक्ष और सभापति के पदों पर भी अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था राज्य विधानमंडल अधिनियम बनाकर प्रावधान कर सकेंगे। जिस प्रकार वार्ड पार्षद के पदों पर आरक्षण किया जाएगा, उसी प्रकार अध्यक्ष और सभापति के पदों पर भी आरक्षण की व्यवस्था इन वर्गों के लिए रहेगी। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 334 में दिए गए सामान्य आरक्षण के जारी रहने तक प्रभावी रहेगी। उस अनुच्छेद में जब तक आरक्षण का प्रावधान रहेगा, तब तक ये आरक्षण की व्यवस्था जारी रहेगी। संविधान संशोधन अधिनियम राज्य विधानमंडलों को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि वे अधिनियम बनाकर नगरीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया है। कार्यकाल संबंधी प्रावधान। संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से देश भर में नगरीय निकायों का कार्यकाल उनकी पहली मीटिंग की तारीख से 5 वर्ष तक रहता है, और अगर वो भंग कर दी जाए तो 5 वर्ष से पहले भंग कर दी जाती हैं तो दोबारा चुनाव कराने होंगे, लेकिन उनका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। और अगर उनको भंग किया जाता है तो उनको सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा कि उन्हें भंग क्यों किया जा रहा है, क्यों किया गया है। प्रत्येक नगर निकाय के चुनाव उनके लिए निर्धारित 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व संपन्न कराए जाएंगे। और यदि किसी नगर निकाय को भंग किया जाता है तो भंग किए जाने की तिथि के 6 माह के भीतर उसके चुनाव कराए जाने होंगे। जैसे किसी नगरीय निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता, अगर उसको भंग नहीं करेंगे तो 5 वर्ष तक रहेगा। और किसी नगरीय निकाय को 3 वर्ष के कार्यकाल पर भंग कर दिया, 6 महीने के अंदर अंदर उसके चुनाव कराने हैं, अर्थात 3 वर्ष 6 महीने। अब 5 वर्ष में समय बचता है 1 वर्ष 6 महीने। तो जो दोबारा चुनाव होकर जो नगरीय निकाय का गठन हुआ है वो 1 वर्ष 6 महीने के लिए ही कार्य करेगा, जो पूर्व नगरीय निकाय की शेष अवधि के लिए कार्य करेगा। इसको हम दोबारा से पढ़ सकते हैं कि प्रत्येक नगर निकाय के चुनाव उनके लिए निर्धारित 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व संपन्न कराए जाएंगे। यदि किसी नगरीय निकाय को भंग किया जाता है तो भंग किए जाने की अवधि से 6 माह के भीतर उनके चुनाव कराए जाने होंगे। यदि भंग किए जाने के पश्चात नगरीय निकाय का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम है तो चुनाव कराए जाने आवश्यक नहीं है। और अंतरिम रूप से चुनाव कराए जाने पर उस नगर निकाय का कार्यकाल उतना होगा जितना वह भंग नहीं किए जाने की स्थिति में कार्यशील रहती है। सदस्यों की अनर्हता संबंधी प्रावधान। राज्यों में नगर निकाय के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की योग्यताओं या अनर्हताओं के संबंध में प्रावधान करने का दायित्व राज्य के विधानमंडल पर छोड़ा गया है। इस प्रावधान में कहा गया है कि इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल अधिनियम बनाकर प्रावधान कर सकेंगे, किंतु कोई भी व्यक्ति नगर निकायों का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं होगा यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम के अधीन अयोग्य भी नहीं होगा, अयोग्य नहीं है। यदि योग्यता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण राज्य विधानमंडल द्वारा
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि नगर निकाय में जो व्यक्ति चुने जाएंगे वो योग्य हैं या अयोग्य हैं, यह तय करने की जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल की है। सामान्यतः जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है, वो नगरीय निकायों में भी अयोग्य माना जाता है। लेकिन एक छूट यहाँ प्रदान की गई है कि अगर उसकी आयु 21 वर्ष है तो वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं होगा, क्योंकि राज्य विधानमंडल में चुनाव लड़ने की आयु सीमा 25 वर्ष है और पंचायती राज इकाइयों और नगरीय स्थानीय निकायों में 21 वर्ष है। नगर निकायों की शक्तियां और दायित्व। नगर निकायों द्वारा निष्पादित कार्यों, दायित्वों और उनकी शक्ति व सत्ता के संदर्भ में इस संशोधन में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल कानून बनाकर इन संस्थाओं को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और सत्ता दे सकेंगे। ऐसे कानून के माध्यम से इन संस्थाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के निर्माण व संविधान की 12वीं अनुसूची में निर्धारित मामलों व कार्यों को निष्पादित करने के लिए दायित्वों का आरोपण कर सकेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि नगरीय निकाय कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, कौन से कार्य उनकी जिम्मेदारी में आते हैं, उन कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की शक्ति या सत्ता का वो उपयोग कर सकते हैं, इसका निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगा। राज्य विधानमंडल क्या निर्धारित करेगा कि नगरीय निकाय कौन से कार्यों को कर सकते हैं, कौन से प्रकार के कार्यों को नहीं कर सकते और किस प्रकार की शक्तियां वो काम में ले सकते हैं, ये निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगा। देश के नगरीय निकायों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की एक नई सूची संविधान की 12वीं अनुसूची में इस संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है, जो निम्न प्रकार है। अर्थात 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जिस प्रकार भाग 9A जोड़ा गया है, उसी प्रकार एक 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है जो इन संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में है, और वो कार्य निम्न प्रकार हैं। नगर आयोजना, भूमि का विनियमन, भवनों का निर्माण एवं उपयोग, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना, सड़क व पुल, घरेलू उद्योग और व्यावसायिक प्रयोजन के लिए जल प्रदाय, जन स्वास्थ्य और सफाई, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी और पर्यावरण संरक्षण, कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण, जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, विकलांग आदि हैं, गंदी बस्तियों का विकास एवं उत्थान, निर्धनता अर्थात गरीबी निवारण, बाग, उद्यान, खेल के मैदान आदि की सुविधाएं जुटाना, सांस्कृतिक और शैक्षणिक उत्थान के कार्य करना, जो सब दाहगृह हैं या विद्युत दाहगृह हैं उनका निर्माण करना, काजी हाउस एवं पशुओं के प्रति निर्दयता का निवारण करना, जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण, सड़कों का विद्युतीकरण, वाहन खड़े करने के स्थान, बस स्टॉप आदि का निर्माण करना और ऐसे स्थानों की देखरेख करना, बूचड़खानों का विनियमन करना यानी उनका रखरखाव और देखभाल करना। नगर निकायों को कर लगाने और कोष एकत्रित करने की शक्ति। संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से नगरीय निकायों को कोष के निर्माण और उसमें होने वाली आय के विनियमन करने का दायित्व मंडलों को सौंपा गया है। राज्य विधानमंडल अधिनियम बनाकर नगरीय निकाय द्वारा आरोपित किए जाने वाले करों और राज्य की संचित निधि से नगरीय निकाय को दिए जाने वाले अनुदानों का प्रावधान कर सकेंगे। अर्थात 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि जो नगरीय स्थानीय निकाय हैं उनकी आय के स्रोत क्या होंगे, वो किन किन स्रोतों से आय एकत्रित कर सकते हैं, कौन कौन से कर वो लगा सकते हैं, राज्य की संचित निधि से
नगरीय निकायों को अनुदान दिए जाने के क्या नियम होंगे, उन नियमों का प्रावधान करने के बारे में भी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल ऐसे नियम बनाए जिससे कि इन संस्थाओं को अनुदान दिए जा सकें। वित्त आयोग का गठन। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि पंचायती राज इकाइयों के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 में एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वही वित्त आयोग नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और राज्य के राज्यपाल संविधान के प्रावधानों के अनुसार नगरीय निकायों का यह दायित्व उसी आयोग को सौंप सकेंगे जो पंचायती राज संस्थाओं के लिए गठित किया गया है। अर्थात 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वही वित्त आयोग नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा। इनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने या नगरीय निकायों को अनुदान देने के सिद्धांतों का निर्धारण करने का जो दायित्व है वो राज्यपाल उसी वित्त आयोग को सौंप सकेगा। यह वित्त आयोग निम्नलिखित मामलों के सिद्धांतों का निर्धारण करेगा, जैसे राज्य सरकार द्वारा जो कर लगाए जाते हैं, जो अधिभार लगाए जाते हैं, कर, ड्यूटी, टोल टैक्स, फीस आदि के माध्यम से जो राज्य सरकार को आय होती है उसका राज्य सरकार और नगरीय निकायों के मध्य वितरण करना, इसके बारे में सुझाव ये वित्त आयोग देगा। नगरीय निकाय द्वारा आरोपित किए जाने वाले करों, ड्यूटी, टोल टैक्स और फीस के बारे में भी ये वित्त आयोग बताएगा कि नगरीय निकाय कौन कौन से कर और ये टोल टैक्स, फीस लगा सकते हैं। राज्य की संचित निधि से नगरीय निकायों को दिए जाने वाले अनुदान, अर्थात राज्य की संचित निधि से नगरीय निकायों को कौन कौन को जो अनुदान देने हैं उसके मानक क्या हो सकते हैं। राज्य के नगर निकायों के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों के संदर्भ में यह वित्त आयोग दायित्वों का निर्वाह करेगा। अर्थात राज्यपाल इनको ये दायित्व सौंप सकता है कि राज्य के नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किस प्रकार बनाया जा सकता है। वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को राज्य सरकार के स्पष्टीकरण सहित राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। स्थानीय निकायों का लेखा परीक्षण, लेखांकन और अंकेक्षण। संविधान संशोधन अधिनियम राज्य विधानमंडल को इस बात के लिए अधिकृत करता है, ऐसा अधिकार देता है कि वे अधिनियम बनाकर नगरीय निकायों द्वारा अपने आय व्यय के रखे जाने वाले लेखे, आय व्यय जो उनको आय हुई है या जो उन्होंने खर्चे किए हैं उसको उन्होंने जो लिखा है उसके जो लेखे रखे हैं उनके अंकेक्षण के प्रावधान कर सकेंगे। नगरीय निकायों के चुनावों से संबंधित प्रावधान। संविधान संशोधन अधिनियम में ये प्रावधान है कि राज्य समस्त नगरीय निकायों की मतदाता सूचियों की तैयारी और चुनावों के आयोजन से संबंधित कार्यों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत गठित निर्वाचन आयोग में निहित होगा। संविधान के इन प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल नगर निकायों के चुनावों को संपन्न कराने के लिए आवश्यक प्रावधान अधिनियम बनाकर कर सकेंगे। संविधान के ये समस्त प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी प्रभावी बनाए गए हैं। अब इस को इस प्रकार से समझा जा सकता है, ऊपर की दो पंक्तियां लेखांकन और अंकेक्षण के बारे में है कि संविधान संशोधन अधिनियम राज्य विधानमंडल को यह अधिकार देता है कि वे इस प्रकार के नियम बनाएं कि स्थानीय संस्थाओं के जो आय व्यय के लेखे हैं उनका अंकेक्षण किया जा सके, उनकी ऑडिट की जा सके। इसके बाद में अगली पंक्तियों में लिखा गया है कि नगरीय निकायों के जो चुनाव से संबंधित प्रावधान है उनके बारे में भी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम व्यवस्था करता है। और जो निर्वाचन आयोग 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 243 के अनुच्छेद के तहत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराएगा, वही चुनाव आयोग नगरीय निकाय के भी चुनाव कराएगा। ये चुनाव आयोग
चुनावों का आयोजन करवाएगा, चुनाव कार्यों का अधीक्षण करेगा, निर्देशन और नियंत्रण करेगा। और चुनावों के संबंध में जो कोई आवश्यक प्रावधान अगर करना है, अतिरिक्त प्रावधान अगर कोई करना है, तो राज्य विधानमंडल नियम बनाकर कर सकते हैं। जिला आयोजना के लिए समिति, इस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जिले में कार्यशील पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित रूप देने के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला नियोजन समिति का गठन किया जाएगा, जो जिले के लिए विकास की समग्र योजना का प्रारूप विकसित करने के लिए सक्षम होगी। राज्य विधानमंडलों को यह अधिकार दिया गया है कि वे जिला नियोजन समितियों के गठन और उनके सदस्यों के चुने जाने के लिए आवश्यक प्रावधान कर सकें। इसका तात्पर्य यह है कि एक जिला योजना समिति होगी, आयोजना समिति होगी, और यह समिति पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और नगरीय निकाय के सदस्यों से मिलकर बनी हुई होगी। यह समिति नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा जो योजनाएं बनाकर प्रस्तुत की गई हैं, उन योजनाओं को समेकित रूप प्रदान करेगी, एक रूप प्रदान करेगी, और ऐसी योजनाओं को ये समिति अपने उच्च स्तर अर्थात राज्य सरकार को भेज देगी। राज्य विधानमंडल जिला नियोजन समिति के गठन और सदस्यों के चुने जाने के संबंध में आवश्यक प्रावधान कर सकते हैं। ये एक अतिरिक्त प्रावधान है कि जिला नियोजन समिति के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, इसका निर्धारण राज्य विधानमंडल नियम बनाकर कर सकता है। जिस प्रकार जिला स्तर पर जिला आयोजना समिति होगी, उसी प्रकार महानगरीय क्षेत्रों के लिए एक अलग से आयोजना समिति होती है। प्रत्येक महानगर के लिए महानगर नियोजन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल अधिनियम बनाकर इस प्रकार गठित की जाने वाली महानगरीय नियोजन समिति के बारे में आवश्यक प्रावधान कर सकेंगे। यह महानगरीय नियोजन समिति नगर के लिए नगरीय विकास का प्रारूप बनाएगी और उसे कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी करेगी। जो महानगर क्षेत्र है, उस महानगर क्षेत्र में विकास कार्यों से संबंधित नियोजन के लिए महानगरीय नियोजन समिति जिम्मेदार होगी। राज्य विधानमंडल ऐसे नियम बना सकेगा कि महानगरीय नियोजन समिति के कौन सदस्य हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते, और महानगरीय नियोजन समिति के अधिकार और दायित्वों के बारे में राज्य विधानमंडल अधिनियम बनाकर प्रावधान कर सकता है। महानगर क्षेत्र का आशय उस क्षेत्र से है जिसकी जनसंख्या 10 लाख या इससे अधिक हो, जो क्षेत्र एक या एक से अधिक जिलों में पड़ता हो और जिसमें 2 या 2 से अधिक नगर पालिकाएं या पंचायतें या अन्य संबद्ध क्षेत्र हो। राज्य विधानमंडल इन समितियों की संरचना, सदस्यों के चुनाव की पद्धति, इनमें केंद्र या राज्य सरकार और अन्य संगठनों के प्रतिनिधित्व, इनके अध्यक्ष की चुनाव पद्धति और नियोजन व समन्वय के संबंधित प्रावधान कर सकेंगे। अर्थात महानगर क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसकी जनसंख्या कम से कम 10 लाख हो, इससे अधिक भले हो लेकिन न्यूनतम 10 लाख हो। और ये क्षेत्र जरूर नहीं है कि एक ही जिले में हो, ये इस महानगर क्षेत्र में 2 जिले भी सम्मिलित हो सकते हैं, 1 से अधिक जिलों के क्षेत्र सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें जरूर नहीं कि शहरी क्षेत्र ही हो, इसमें शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र भी सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें 1 से अधिक नगर पालिकाएँ हो सकती हैं, इसमें नगर पालिका ग्राम पंचायत भी सम्मिलित हो सकती हैं। राज्य विधानमंडल महानगर क्षेत्र की जो समिति हैं, इनकी संरचना, इनके सदस्यों के चुनाव और केंद्र या राज्य सरकार या अन्य संगठनों का अगर किसी व्यक्ति को उनमें प्रतिनिधित्व देना है तो उसके बारे में भी राज्य विधानमंडल नियम बनाकर प्रावधान कर सकते हैं। संविधान संशोधन अधिनियम में यह कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 में उल्लेखित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे।
अधिनियम के कारण पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल की कार्यशक्तियाँ प्रभावित नहीं होंगी। अर्थात जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जहां संविधान का अनुच्छेद 244 लागू होता है। वो क्षेत्र अनुच्छेद 244 में उल्लेखित हैं। पश्चिम बंगाल का वह क्षेत्र जहां दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिलिंग कार्य करती है वहां भी ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं होगा। राज्य में गठित किए जाने वाले वित्त आयोग के प्रावधानों के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 280 को संशोधित किया गया है। इसी प्रकार नगरीय निकाय द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की जो दृष्टांतपरक सूची संविधान में जोड़ी गई है उसे भी 12वीं अनुसूची के रूप में संविधान में स्थान देकर व्यवस्था की गई है। अर्थात उक्त पंक्तियाँ ये कहती हैं कि अनुच्छेद 280 जो केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान करता है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात अनुच्छेद 280 में कुछ संशोधन किए गए हैं और नगरीय निकाय द्वारा जो संपादित किए जाने वाले कार्य हैं उन कार्यों को 12वीं अनुसूची के माध्यम से संविधान में स्थान दिया गया है। देश के नगरीय निकायों के संगठन में व्याप्त विषमताओं को दूर करने, इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता का जो अभाव था, इनके अनियमित चुनाव होते थे, लंबे समय तक ये संस्था अतिक्रमित रहती, इनकी दयनीय आर्थिक दशा थी, इनके पास न पर्याप्त शक्ति थी न अधिकार थे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। तो ऐसी स्थितियों से मुक्त करने के लिए संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम एक सटीक प्रयास था। इस अधिनियम ने इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी, समय पर इनके चुनाव होने लगे, इनको कर लगाने के अधिकार दिए गए, इनको पर्याप्त शक्ति दी गई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व के प्रावधान इस अधिनियम में किए गए। इस प्रकार इस विवरण से स्पष्ट है कि इन परिवर्तनों के समावेश के पश्चात देश के नगरीय निकाय अधिक सुदृढ़ आधार प्राप्त कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि इन दोनों संविधान संशोधन अधिनियमों के अनुसार सभी राज्यों ने अपने प्रवर्तित पंचायती राज अधिनियमों व नगर निकायों से संबंधित अधिनियमों को आवश्यकता अनुसार संशोधित कर लिया है। अब इस पृष्ठभूमि में आशा की जाती है कि स्थानीय शासन का यह तीसरा सोपान संवैधानिक मान्यता के पश्चात अधिक सक्रिय होगा और इसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की ये स्थानीय संस्थाएं जनमानस में अधिक प्रतिष्ठा अर्जित कर सकेंगी। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन दोनों संविधान संशोधन अधिनियमों के अनुसार अर्थात 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम इनकी लागू होने के पश्चात ये और इनमें उपयुक्त संशोधन कर लेने पर प्रत्येक राज्य ने क्या किया है, अपने अपने जो यहाँ पंचायती राज अधिनियम और नगरीय निकाय अधिनियम थे 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात उन्होंने अपने अपने अधिनियमों को संशोधित किया। संशोधित करने के पश्चात अब ये उम्मीद की जाती है कि स्थानीय शासन का जो तीसरा स्तर है पंचायती राज संस्थाएं नगरीय निकाय अब ये ज़्यादा सक्रिय होगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य करेगा क्योंकि अब इनको ज़्यादा अधिकार, शक्ति और संवैधानिक स्वरूप प्राप्त हुआ है। अब इनको अकारण भंग नहीं किया जा सकता है। ऐसा होने पर अब ये संस्थाएं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्थाओं के रूप में अधिक प्रतिष्ठा अर्जित कर सकेंगी। धन्यवाद।